स्टूडेंट, और आज एक बार फिर मौका मिला है आप सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों से बात करने का। तो देखो, सबसे बड़ी बात है कि सिविल सर्विस की तैयारी में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। निरंतरता अत्यंत ही आवश्यक है। अगर निरंतरता जरा भी गड़बड़ाया तो समझिए कि आप पढ़ाई से बहुत पीछे चले गए। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप घर पे बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी टेस्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं या ऑनलाइन वीडियो का प्रैक्टिस कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जो छात्र जैसे पहले पढ़ रहे थे, 8-10 घंटे की पढ़ाई तो कर ही रहे थे आप, तो जैसे आप 8-10 घंटे की पढ़ाई पहले कर रहे थे, वही तरीका अभी भी जारी रखिए। अभी तो लॉकडाउन के पीरियड में अभी आराम ही आराम है, ना ज़्यादा अभी कहीं घूमना है, ना बाहर जाना है, हाँ, ना भी मूवी जाना है, ना शॉपिंग मॉल जाना है। तो अभी तो कम से कम इस समय का अगर आपने अच्छे से उपयोग कर लिया, फिर मैं बोल रहा हूँ, समय का उपयोग अगर अच्छे से कर लिया तो आगे आने वाला पीरियड समय होने ज़्यादा बर्बाद होने से बच जाएगा आपका। होता क्या था कि कभी कभी बहुत सारे चीज़ों को एक साथ संभालने के चक्कर में कुछ चीज़ें छूट जाता था। अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे, करियर। और हमको नहीं लगता कि करियर से इम्पोर्टेंट किसी के लिए कोई और काम होना चाहिए। तो अभी जैसे भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, करते रहिए। और देखो, समय अब बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रही है, सब चीज़ें बदल रहा है, और कहीं न कहीं प्रकृति का इशारा है कि देखो, तुम अब अपना पढ़ाई का तरीका भी बदलो। तो इस इशारा को समझो आप लोग। अब पहले जैसी चीज़ें नहीं रही, पहले जैसी परिस्थितियाँ नहीं रही। अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुलते भी हैं तो पहले जैसा बात नहीं रहेगा। कहीं न कहीं खौफ और डर लोगों के मन में बंधा ही रहेगा, जब तक कि कोई पुख्ता वैक्सीन, कोई पुख्ता इलाज ना हो जाए। तो आपको बच के रहना है, लेकिन बच के रहना है, समय भी इस तरह का चल रहा है, इस बीच करियर भी ज़रूरी है। क्योंकि परीक्षाएं, देखो, परीक्षाएं मोर और लेस 3-4 महीने बाद होगी। हो सकता है वो परीक्षाएं भी ऑनलाइन हो सकता है कोई और व्यवस्था हो। परीक्षाएं तो होगी आपका आने वाले समय में, चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो, चाहे जेपीएससी का हो। ये सब जो भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, ये तो होना ही होना है। अब आपका क्या रोल है? आपका यही रोल है कि इस समय आप 8 घंटे आपका पढ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको खुद से वॉच करना पड़ेगा। और कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा साधन ढूंढना पड़ेगा जिसके मार्फत आप पढ़ाई कर लें अच्छी। अगर घर में वो साधन है, घर में कोई गाइड करने वाला है, घर में आपके कोई पेरेंट्स हैं, तो प्लीज़ उनके मार्गदर्शन में ज़रूर पढ़ाई कीजिए। और अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, सेल्फ से स्टडी नहीं हो रहा है, बुक्स पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, टेस्ट में पता नहीं चल रहा कि कौन सा हम टेस्ट दें, कौन सा टेस्ट नहीं दें, है ना, तो आप OLP से जुड़ सकते हैं। अर्जुना ठट्टी द्वारा एक ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव चालू किया गया, उसका नाम है OLP, ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। इससे आप जुड़ करके 8 घंटे व्यस्त रह सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम तो व्यस्त रखते हैं सबको। हाँ, तो पढ़ाई में निरंतरता बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी ज़रूरी है, सबसे बड़ा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। क्योंकि देखो, हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, और ख़ासकर बिहार के लोग तो हार्ड वर्क करने में इतने ही माहिर होते हैं, उनको कहो ना खिचड़ी खा के हो रात भर पढ़ने के लिए, तो गीला भात खा के, खिचड़ी खा करके रात भर बैठ के पढ़ते हैं। अब बिहार में तो पढ़ाई बहुत पगला टाइप का होता है। यहाँ के छात्रों को अगर देखोगे तो दूसरे स्टेट के लोग पढ़ते देखेंगे ना, तो वो उनको उल्टी आ जाएगा। तो जो जैसा यहाँ के कठिन परिश्रमी छात्र हैं, खासकर बिहार के, तो शायद ही किसी स्टेट के होते हैं वैसे, लेकिन खाली एक मार्गदर्शन में वो भटक जाते हैं, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट वर्क। इस पैरामीटर पे कहीं न कहीं वो अटक जाते हैं, जो कि दूसरे स्टेट के लोग थोड़े से आगे होते हैं और वो कर लेते हैं। तो आपको जो ध्यान देना है अपना स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे, स्मार्ट स्टडी पे और स्मार्ट वर्क पे, फिर देखिए सफलता। कहते हैं ना कि एक समय था कि बिहार और यूपी के लोग सिविल सर्विस में उनका सीट रिजर्व रहता था। हाँ, कोई हो चाहे ना हो, लेकिन बिहार और यूपी के लोग का वर्चस्व कायम है किस पे? पीसीएस पे और यूपीएससी पे। तो वो समय अभी कहीं गया नहीं है। फिर से एक बार तबीयत सुस्ती झाड़िए और फिर से एक बार लगिए उसी तरीके से जिस तरह आप पहले लगे हुए थे।
बुक्स सब वही बुक्स है, मटेरियल वैरी करता है, मार्गदर्शक भी वैरी करता है, वो किस तरह से मटेरियल आपके लिए आसान करता है, कैसे नोट्स बना के आपको देता है, आपका काम आसान करता है, ताकि आपका काम है सिर्फ पढ़ना और उसको समझना, और पढ़ करके समझ करके मॉक टेस्ट दीजिए। देखो, चूंकि मॉक टेस्ट जितना आप भागोगे उतना ही आपको नुकसान होगा। मॉक टेस्ट क्या है? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या? उस गेम का प्रैक्टिस है जो गेम आपको खेलना है। चाहे जितना जल्दी करना सीख जाइए। जो बैंक एसएससी की, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, दिन भर में उनसे पूछो, दिन भर में कम से कम 2 टेस्ट मारते हैं, 2 सेट मारते हैं, प्रैक्टिस मारते हैं। क्यों मारते हैं? उनको पता है नॉलेज तो हम एक कंटिन्यूसियस प्रोसेस है इसको ऑब्जर्व करने का, और वो होता रहेगा। लेकिन जब तक आप टेस्ट से अपने आप को रूंधेंगे नहीं, टेस्ट से अपने आप को उस लायक बनाएंगे नहीं, तब तक एग्जाम आपको कहीं न कहीं जाकर के लगेगा फंसेगा। और जो क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर लो, इतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लो कि वो बच्चों का खेल लगे, असल एग्जाम बच्चों का खेल लगे। और ये संभव हुआ है। टेस्ट से जितना ही आप भागोगे, टेस्ट इतना ही डराएगा। और टेस्ट देखो, टेस्ट देने का भी तरीका है। ऐसे नहीं कि बस टेस्ट शुरू किया और जो मन में आया बनाया, जो मन में आया नहीं बनाया, कभी कुछ ना। कायदे के साथ आपको टेस्ट देना है। चाहे यूपीएससी का टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं, चाहे बीपीएससी का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपको कायदे के साथ टेस्ट देना होगा। अब वो कायदा क्या है? जैसे यूपीएससी में आपको बताया गया है कि देखो जी, 100 क्वेश्चन में अभी 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके चलो, 80% एक्यूरेसी लेके चलो। 100 में 20 मानते हैं कि नहीं बनेगा आपसे। क्यों नहीं बनेगा? कि पता है कि 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इस टाइप का ही होता है, चाहे वो करेंट अफेयर 10 हो और 10 स्टैटिक क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो 20 क्वेश्चन ऐसा होगा 10 करेंट से और 10 स्टैटिक में, जो कि जिसका ना सर पैर धड़ कुछ नहीं है, और वो कहाँ से पूछा जाता है उसमें ज़्यादा माथा आपको खपाना नहीं है। आप वो 80 क्वेश्चन ढूंढो जिसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, और जिस 80 क्वेश्चन का आपने तैयारी किया है 1 साल। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि देखो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जाएगा, हो सकता है अगस्त में हो जाए, हो सकता है सितंबर में हो जाए, तो आप तैयार रहना। और अभी से पर डे जितना पढ़ना है आप 6 घंटा पढ़ो, डेली 6 घंटा रेगुलर स्टडी करो, 8 घंटा करो, लेकिन एक सेट जरूर बनाना। और सेट तरीके से, तरीका क्या? 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, 20 को गलत हो गया, फिर भी देखो 110 नंबर, 107 से 10 नंबर के बीच में आ गया। एक समय के बाद गलतियां के कंट्रोल पे ध्यान रखेंगे। अभी आप गलतियां पे ध्यान मत दो, अभी गलतियां होगी, क्योंकि जब कोई प्रैक्टिस करता है ना, जब भी कोई पिच पे प्रैक्टिस करता है ना बल्लेबाज, तो अभी तुम रोक के खेलना मत सीखो, अभी बल्ला पकड़ना सीखो, ढूंढना सीखो, हिट करना सीखो, जिधर घुमा सकते हो बॉल को सीखो। हाँ, कोच देख रहा है आपको कोच देख रहा है कि आपकी खासियत क्या है। आप लेफ्ट ज़्यादा फेंक सकते हो, राइट ज़्यादा मार सकते हो, या बाउंड्री के पार कर सकते हो, या चौका है, आपकी क्या कैपेसिटी है, वो कोच आपको वॉच कर रहा है। तो आप अभी क्या करो, आप अभी ये मत सोचो कि रोक के खेलेंगे और डायरेक्ट ये कर देंगे, नहीं, आप अभी हिट के खेलो, अभी समय है हिट के खेलने का। और जो लोग एग्जाम देने वाले हो उन लोगों को तो स्ट्रैटेजी अभी बता ही दिए है। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 20 क्वेश्चन गलत भी होगा फिर भी सिलेक्शन होगा आपका सिर्फ एक ही चीज़ पे कंट्रोल है, जो 20 वो गलत हो रहा है क्वेश्चन, उसको 18 गलती करे, 17 गलती करे, 16 गलती करे, 15 गलती करे, 14 गलती करे। और हो सकता है अगर जिस दिन 10 देखो गलतियां, कोई अगर बोलता है कि गलतियां मेरे से एकदम नहीं होगा तो मुश्किल है। इस यूनिवर्स में हो सकता है 10-20 ऐसे आदमी होंगे सिविल सर्विस को एग्जाम देने वाले जिनसे एक भी गलती ना हो। वो 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और 80 में 80 क्वेश्चन सही हो जाए, तो हो सकता है इस यूनिवर्स में 8-10 ऐसे भी प्राणी होंगे, जीव जंतु होंगे। लेकिन जब बात करें मास की तो गलतियां होगा। 80 क्वेश्चन में जिस दिन 10 क्वेश्चन गलतियां इधर पे आ जाए ना, तो फिर उस दिन से आपका काम हो गया पीटी में। और अगला स्टेज जो मेंस है, जिसको आपने तैयार कर रखा है, वो दिन आ गया है वो आपको लिखने का, चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो।
वही दिन असल दिन होता है जिस दिन आप मेंस लिखने जाते हैं। पीटी में सफलता हासिल कर लेना, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेन जो गेम स्टार्ट होता है ना, जिस दिन आप मेंस लिखने जाते हैं, उस दिन तैयारी पता चलता है कि किसका तैयारी कितना है। समझ गए? तो उस तैयारी पे हम लोग बात करेंगे आने वाला समय में। लेकिन जो ओएलपी वाले हैं उन लोग ध्यान क्या दो, उन लोग ध्यान दो जो आपको डेली रूटीन अगर है, मान के चलो डेली रूटीन आप लोग का स्टडी प्लानर बनाया हुआ है, तो स्टडी प्लानर में चाहे ओएलपी हो चाहे तो कोई भी छात्र हो, अगर आपको कहीं भी मार्गदर्शक मिल गया है तो आप लग जाओ। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्जुना 30 में ही ओएलपी पढ़ें या कहीं, जहाँ आपको मार्गदर्शक मिल गया है आप पकड़ लीजिए और लग जाइए उसमें। क्लियर? तो ओएलपी ग्रुप वाले को जो जितना डेली जाता है, इसमें प्रतिदिन आपको एक सिविल सर्विस के लिए मोटिवेशन वीडियो मिलेगा, ये रेगुलर तौर पे मिलेगा। और इसमें प्रतिदिन आपको सब्जेक्ट वाइज लेक्चर 1 जून से अवेलेबल हो रहा है, तो प्रतिदिन सब्जेक्ट वाइज एक ब्रीफ वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर में जैसे क्या है, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास है, तो प्राचीन भारत एंसेंट इंडिया में अगर देखा जाए तो पीसीएस वाले अलग एंगल से तैयारी करते हैं और यूपीएससी वाले अलग एंगल से तैयारी करते हैं। वो कैसे? पीसीएस वाले का एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न पढ़ना बहुत जरूरी। उसके अलावा अगर यूपीएससी का बंदा है तो उसको प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा क्वेश्चन एंसेंट और मिडाइवल से नहीं रहता है। अगर रहता भी है 2-3 क्वेश्चन, तो वो 2-3 क्वेश्चन के लिए अपना समय बर्बाद उधर नहीं करते हैं। और लेकिन फिर भी कुछ अगर खास सेक्शन है एंसेंट इंडिया में, जैसे सिंधु घाटी, मुगल एम्पायर, हाँ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, जहाँ से भी कुछ क्वेश्चन अगर पूछे जाते रहे हैं, तो उस पर स्टडी के दौरान हम आपको बता देंगे कि देखो जो यूपीएससी वाले इस पर ध्यान देंगे। क्लियर? तो एंसेंट इंडिया हम लोग मोर और लेस 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। और 3 क्लास में एंसेंट हिस्ट्री जो ख़त्म होगा, पूरी अच्छे तरह से हम लोग समझ के चलेंगे। बाकी कुछ काम मेरा है, कुछ काम आपका है, मिलजुल करके अगर करेंगे तो आपका स्टडी आराम होगा। हाँ, इतना ज़रूर आपको इनकरेज कर देंगे कि आप किताब खोलने पे विवश हो जाओगे, चाहे एंसेंट हिस्ट्री हो, चाहे मिडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, चाहे कल्चर हो, चाहे एथिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, व्हाटएवर जो सब्जेक्ट पढ़ना है यूपीएससी और बीपीएससी में। एक रूटीन बनाएंगे हम लोग, मंडे को किस विषय का रखेंगे, ट्यूसडे को हो सकता है ऑप्शनल रखेंगे, वेडनेसडे को किसी और चीज़ का रखें, थर्सडे किसी और चीज़ का रखें, फ्राइडे किसी और चीज़ का रखें। तो मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस मिलेंगे। सैटरडे को ऑलरेडी इतना सारा असाइनमेंट आपको दिया हुआ है, और संडे को नोट्स और उसके डिस्कशन पे बात करेंगे। तो उसके बाद प्रतिदिन आपको जो एक प्रैक्टिस सेट जाता है, देखो अभी जो 66वीं बीपीएससी आने वाली है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आपको जाता है, तो इसको सोल्व कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट को वैसा ही सोल्व कीजिए कि जैसा एग्जाम में आप सोल्व करते हो। ठीक है? और एक रूटीन, कब कौन सा विषय का टेस्ट होना है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दीजिए, पहले से पढ़कर तैयार रहिए और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। अगर इस टेस्ट में देखो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जाते हैं, और आप लोग का कमेंट भी बराबर आता रहता है, मैं पढ़ता रहता हूँ। क्वेश्चन पे बहुत मेहनत किया जाता है बच्चा, और इसी बार ही नहीं, हर बार से हम लोग 4 बार से बीपीएससी को देख रहे हैं अच्छे से, और ये 5वां होगा, 66वीं 5वां होगा। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन बनाया जा रहा है उस पर एक जो टीम है हमारी बहुत मेहनत कर रही है। और जो स्टैटिक पोर्शन है बीपीएससी का या यूपीएससी का, स्टैटिक पोर्शन में बहुत ही ध्यान दिया जाता है, बहुत मेहनत किया जाता है। तो बीपीएससी वाले जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उस पर बहुत मेहनत किया जा रहा है। अगर अच्छे से आप टेस्ट भी सिर्फ कवर कर लोगे ना, टेस्ट पे अगर आप कमांड कर लोगे ना, तो आपका देखना पीटी में सिर्फ स्टैटिक वाले पोर्शन से 100 क्रॉस कर जाएगा, 100 प्लस रहोगे आप सिर्फ स्टैटिक पोर्शन से। ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन बहुत बनाया जाता है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, और वो काम यहीं पे ख़त्म नहीं हो गया, उसको अपने लैपटॉप में सेव रखो, और जब कभी लगे, मैं आंसर जो भेजता हूँ अंडरलाइन करके भेजता हूँ। आपने गौर करा है? मैं कागज़ पे भी लिख के भेज सकता था कि क्वेश्चन नंबर 6 का सी, 7 का डी, 8 का ई,
व्हाटएवर। लेकिन मैं अंडरलाइन करके क्यों भेजता हूँ आंसर को? इसलिए भेजता हूँ कि जब भी आप लैपटॉप में, एक तो क्वेश्चन आपका पीडीएफ है और एक आंसर है, तो जब भी आप स्पीड में हो या किसी विषय के आप स्पीड में रिवीजन करना चाहते हैं, तब क्या होगा, उस पीडीएफ के जो अंडरलाइन क्या वो आंसर है, जब वो पढ़ते जाएंगे ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। यानी कि 10 मिनट में पूरा का पूरा सेट प्रैक्टिस, समझ गए? तो संडे को ये काम जरूर करें। जो भी टेस्ट आपने एक हफ्ते में दिया है, अगर एक हफ्ते में 5 टेस्ट दिया है आपने, तो 5 टेस्ट को जो अंडरलाइन क्या वो आंसर है उसको आप, यानी कि एक क्वेश्चन देखने में 10 मिनट, तो 5 क्वेश्चन देखने में 50 मिनट, 1 घंटा रख लीजिए। और यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट हो, उसी तरह से जो आपने हफ्ते में 5 टेस्ट दिया, तो 5 टेस्ट का तो डिस्कशन, जो भी उसका सॉल्यूशन है, जो पूरा उसके बारे में जो डिटेल है आंसर का, वो तो ज़रूर पढ़िए। और संडे को आप क्या कीजिए, 5 आंसर का जो आपके लैपटॉप में सेव है, वो 5 सॉल्यूशंस विद डिटेल्स, उसको अच्छे से आप देखिए। ये नहीं कि टेस्ट देते गए उड़ता गया, देते गए उड़ता गया, ऐसा काम मत करना। हफ्ता में एक दिन, संडे का संडे, आप जो पूरे हफ्ते काम किए उसको आप खुद से देखिए, फिर देखिए गति बनेगा। तो जो टेस्ट जाता है आपका यूपीएससी का, बीपीएससी और यूपीएससी का जाता है पीटी का, उसके बाद प्रतिदिन मेंस का आंसर राइटिंग जाता है आप लोग को। प्रतिदिन मेंस का आंसर राइटिंग क्यों जाता है पता है? या बीपीएससी का हो यूपीएससी का, दोनों का जाता है, दोनों का हम लोग भेजते हैं, दोनों का आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। क्यों प्रैक्टिस करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं कि लिखने का प्रैक्टिस जो है ना, ये ब्लड है। कहते हैं शरीर में जब तक ब्लड बन रहा है, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, और जिस दिन ब्लड बनना रुक जाएगा ना, शरीर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो ये ब्लड है, न्यू ब्लड है। तो और किस किस टॉपिक पे लिखते हैं आप लोग? जो अभी चल रहा है, जो अभी घट रहा है, ठीक है, उस टॉपिक पे आपसे लिखवाते हैं। आपको हिंट भी देते हैं, ऐसे नहीं कि प्रश्न दे के छोड़ देते हैं, उसका हिंट भी देते हैं आप लोग को। इसलिए देते हैं कि उस हिंट के आधार पर आप लोग लिख करके भेजते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो लिख के जरूर भेजिए। अगर आप यूपीएससी का स्टूडेंट है तो यूपीएससी का टेस्ट लिख के भेजें, क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादा शब्दों में लिखना नहीं होता है, कम शब्दों में लिखना होता है। बीपीएससी में थोड़ा ज़्यादा शब्दों में लिखना होता है। तो अगर आप यूपीएससी का एस्पिरेंट हैं और यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, तो यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है हम बीपीएससी का भी अटेम्प्ट करें, तो बीपीएससी का भी अटेम्प्ट करें, ये आपकी मर्जी है। या बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि यूपीएससी में बैठते हैं और बीपीएससी में बैठते हैं, दोनों का फॉर्म भरते हैं और दोनों की तैयारी करते हैं। तो दोनों की तैयारी करते हैं तो दोनों का मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और लिख करके भेजिए। उसके बाद प्रतिदिन आपको करंट अफेयर भेजा जाता है। 10 क्वेश्चन प्रतिदिन आपको बायलिंगुअल भेजा जाता है। इसीलिए भेजा जाता है 10 क्वेश्चन को। देखो 10 क्वेश्चन एक आदत बनाना चाहते हैं हम आपको, ये आदत बनाना चाहते हैं कि स्टैटिक जीएस तो आप कर ही रहे हो, पढ़ भी रहे हो, मॉक टेस्ट बना भी रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि डेली आपको लगे कि मैं कितना ऑब्जर्व कर पाया हूँ, मैं कितना सारे चीज़ों को सीख पाया हूँ। डेली आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो, टेलीविज़न भी देखते हो, बुक्स भी पढ़ते हो, मैगजीन भी पढ़ते हो, तो कम से कम उसका कुछ एक एग्जामिन होना चाहिए ना कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या नॉलेज ले रहा हूँ। तो उसके लिए 10 क्वेश्चन हम आपको भेजते हैं डेली का, जो अभी चल रहा है। तो 10 क्वेश्चन को टिक करना है और अपना नॉलेज सेल्फ चेक करना है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो 10 क्वेश्चन और डेली करंट अफेयर का बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों भेजते हैं। शाम तक उसका सॉल्यूशन भी भेजते हैं आपको, तो उसको आप अच्छे से देखो, अच्छे से करो। ओके। उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर डेली आपको मदद किया जाता है, इसका संपादकीय, ठीक है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर का मैंने क्यों नहीं बोला कि बहुत सारे न्यूज़पेपर का संपादकीय पढ़ो। देखो न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए तो कुछ है नहीं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट भरा हुआ है। और कुछ न्यूज़पेपर में तो ये है कि किसी खास मनोवृत्ति की तरफ इशारा करता है, हाँ, खास मनोवृत्ति। कुछ न्यूज़पेपर तो देश की तरफ सपोर्ट करता है, विचारधारा से लगता है, कुछ एंटी नेशनल लगता है। तो कहीं आप भी उस तरह का ना बन जाओ, क्योंकि सिविल सेवक को बनना क्या होता है ना, वो बिल्कुल न्यूट्रल रह करके काम करना है, बैलेंस में रह के काम करना है, आपका सोच भी बैलेंस में होना चाहिए। तो ऐसा न्यूज़पेपर होना चाहिए जो लगे कि
आपके काम का हो। तो इस न्यूज़पेपर में क्या है ना, अगर द हिंदू नहीं भी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि आप सफल नहीं हो पाओगे, सफल हो जाओगे। लेकिन द हिंदू के जो संपादकीय है ना, 2 संपादकीय जो आता है, एडिटोरियल सेक्शन आता है, अगर पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इसको देखिए और इस पर जो रहता है, इन दोनों का जो एनालिसिस रहता है, इस पर ज़रूर विचार कीजिए। तो इंग्लिश वाले का तो काम चल जाएगा, लेकिन हिंदी वाले क्या करेंगे? तो हिंदी वाले के लिए मैंने एक उपाय निकाला है कि एक हफ्ते में सोमवार से लेके शुक्रवार तक जो भी द हिंदू में न्यूज आते हैं, संपादकीय मैं बता रहा हूँ, न्यूज नहीं संपादकीय, उसका हम हिंदी भी ट्रांसलेशन करके शनिवार आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे, एवरी सैटरडे। इसके साथ ही पूरा एनालिसिस, पूरा वैकोलरी के साथ कि कौन कौन सा मीनिंग, उसका क्या मीनिंग हुआ, ताकि अगली बार जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो आपको समझ में आए। हिंदी मीडियम को मैं क्यों बोलता हूँ कि कम से कम एडिटोरियल पढ़ो इंग्लिश में, एडिटोरियल बोल बोल के ज़रूर पढ़िए। इससे क्या होता है ना कि जैसे ही आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उससे आपका 4-5 काम हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। कैसे हो जाता है 4-5 काम? जैसे ही आप पढ़ते हैं तो आपका प्रोनाउंसिएशन सुधरता है, आपका करेक्शन सुधरता है, आपको सेंटेंस बनाने आता है, और आपका इंग्लिश सुधरता है, और आपका एक कंसेप्ट डेवलप होता है, और मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। न्यूज़पेपर पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही कम मदद करेगा, बहुत ही कम, ना के बराबर। मेंस के लिए एडिटोरियल से आप हेल्प ले सकते हैं, वो भी द हिंदू। बाकी पूरा न्यूज़पेपर देखिए खाली एडवर्टीजमेंट से भरा हुआ है। मैं न्यूज़पेपर की बता रहा हूँ, द हिंदू को मैं बता, पूरा का पूरा पेज एडवर्टीजमेंट से अधिकतर भरा हुआ है। देखेंगे उसमें काम का चीज़ मात्र 15% ही, और जो 15% अगर आप देखते हैं तो इससे थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाता है आपको, तो आप इसको जरूर करें। उसके बाद जब आप पढ़ते हो, बनाते हो या कुछ भी होता है, तो हमने एक डॉट का समय रखा है कि डॉट क्लियरेंस होना चाहिए। तो चूंकि एक स्टूडेंट से हर दिन बात करना संभव नहीं हो पाता है, तो कम से कम इतना ज़रूर कर सकते हो कि अगर कोई डॉट है तो आप हमें मैसेज करें, हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके डॉट को क्लियर करेंगे और स्पष्ट करके आपको समझा देंगे, ठीक है। और जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम आपसे संपर्क करेंगे और आपसे बात करेंगे। ये OLP में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए क्लास सुबह 9 बजे शुरू होता है, रात के 9 बजे ख़त्म होता है। मतलब जो एक्टिविटी होती है सुबह आपको 9 बजे तक सारा असाइनमेंट भेज दिया जाता है। आज का क्या काम है वो आपको हम भेज देते हैं, पूरी तरह से गाइड कर देते हैं, और आप लोग आंसर भी लिख के भेजते हैं, अटेम्प्ट भी करते हैं, मॉक भी देते हैं, स्टडी भी करते हैं। मतलब 9 बजे हमारा संपर्क आपके साथ टूटता है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि 9 बजे इसलिए टूटता है संपर्क, क्योंकि 9 बजे बहुत सारे लोग होते हैं, स्टडी करने वाले बहुत टाइप के लोग होते हैं। कुछ वर्किंग लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ हाउस वाइफ होते हैं, कुछ वर्किंग लोग होते हैं। तो हर किसी का अपना घर का भी समस्या है, घर का भी प्रॉब्लम है, घर के भी जिम्मेवारियां हैं। तो सब लोग अपने अपने घर के में, और एनी टाइम अगर मोबाइल ही बजता रहेगा, मैसेज आता रहेगा रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तो कैसा महसूस करेंगे आप? तो एक दिन की बात तो है नहीं। तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग एक रूल बना के चलें कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जो भी स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटी हो हम लोग टाइम के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन शाम के 6 बजे तक सारे प्रश्नों, जो भी हम असाइनमेंट, होमवर्क जो भी आपको देंगे, जो भी बताते हैं, सारे का आंसर हम लोग 6 बजे तक आपको भेज देते हैं, 5 से 6 के बीच में, ताकि आप मिला लीजिए, देख लीजिए आज का पूरा असेसमेंट, और आज कितना अचीव कर पाएँ, आज कितना सीख पाएँ, ये अपने आप को तौल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप 7 से 8 बजे तक अपना आंसर लिख करके सब लोग भेज देते हैं। मेंस का अगर है, पीटी वाला तो आंसर चेक कर लेते हैं आप लोग, करेंट अफेयर भी चेक कर लेते हैं। लेकिन मेंस में क्या होता है ना, मैंने 7 से 8 बजे का रात तक समय क्यों दिया है? मैंने इसलिए दिया कि बहुत लोग वर्किंग हैं, वो तो 9 बजे ऑफिस निकल जाएंगे, और जो लोग वर्किंग हैं तो वो तो ऑफिस से आने के बाद ही जब नाश्ता वास्ता चाय वाय पियेंगे, उसके बाद स्टडी करने बैठेंगे, तब वो लिखेंगे। तो 7 से 8 बजे तक वो लोग लिख के भेजते हैं, जो वर्किंग लोग हैं। जो लोग नॉन वर्किंग है, पूरा का पूरा डेडिकेटेड है स्टडी पे, तो वो लोग तो टाइम से पहले भी भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल क्वेश्चन सोल्यूशन प्रोवाइडेड यू, मतलब शाम के 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक हम सारा का सॉल्यूशन भेज देते हैं। उसके बाद डॉट क्लियर्स रात में 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटे का समय है,
जब कोई पूछ सकता है, फ़ोन कर सकता है, या जैसे भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी समस्या पे। उसके बाद OLP ग्रुप के जो भी सदस्य हैं OLP ग्रुप के जो भी सदस्य हैं उनके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उनका जो इंटरव्यू की तैयारी होगा, जो BPSC वाले हैं, स्टेट PCS वाले हैं, उनका इंटरव्यू की तैयारी हम लोग बिना किसी शुल्क का तैयार कराएंगे। मतलब उनको पूरी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मार्गदर्शन हो, जैसे भी सपोर्ट हो, हम लोग पूरी तरह से उनको मॉक टेस्ट कराएंगे। और जो UPSC वाले हैं उनका पर्सनालिटी टेस्ट हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। ओके, उसके बाद OLP वाले उसके बाद जो है डेली अपना काम करके भेजें, जैसा आपको बताया गया है, जैसा रूटीन है। फिर मैं बता दूं एक बार, मंडे टू फ्राइडे मेन एक्टिविटी है टेस्ट वाला, टेस्ट का स्टडी का, और सैटरडे पूरा का पूरा, सैटरडे को क्या क्या एक्टिविटी है। सैटरडे को जो है मेन रूप से हर शनिवार को आपको अपना असेसमेंट करना है। जब आप एक हफ्ते काम करते हैं तो एक हफ्ते काम करने के बाद हर किसी को चाहिए कि अपना असेसमेंट करें कि मेरा क्या प्रोग्रेस हुआ और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो एवरी सैटरडे आप लोग एक कागज़ पे लिख करके एक अच्छी बातें और एक बुरी बातें, अच्छा क्या लगा और क्या सुधार चाहते हैं, ये लिख करके एवरी सैटरडे OLP टीम के लोग भेजेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम जो आप लोगों ने भेजा बहुत अच्छे सजेशन आया था। उसके बाद एवरी सैटरडे BPSC वाले, चूंकि जो BPSC मुख्य परीक्षा देने वाले हैं उसमें स्टैटिक्स का क्वेश्चन रहता है मुख्य परीक्षा में। तो हर सैटरडे को हम लोग सोचे हैं कि एवरी सैटरडे हम लोग स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाएंगे और उसका सॉल्यूशन हम फिर बताएंगे शाम तक। जो UPSC दे रहे हैं तो हर दिन तो आप GS का सेट सोल्व करते ही करते हो, लेकिन सैटरडे को कम से कम एक CSET का सेट सोल्व करना है। उसका सॉल्यूशन हम आपको शाम तक उपलब्ध करवाएंगे। प्रति शनिवार एक एस्से भेजते हैं हम आपको, जो कि रिसेंट जो भी घटनाएं अभी घट रही है, जो भी अभी हो रहा है, तो एक एस्से एवरी सैटरडे कम से कम लिखने का आदत बनाइए। और जो 4 पिलर ऑफ सक्सेस है UPSC मेंस में, उसमें सबसे बड़ा पिलर है एस्से पेपर। इसमें नंबर उठाना बहुत आसान है भाई, 250 नंबर का होता है। और सबसे अगर कहता है कि मुफ्त का नंबर तो ये एस्से ही है। GS में कितना लेवल तक आगे बढ़ेंगे वो रणनीति से संभव हो जाता है, लेकिन एस्से में जो है मुफ्त का नंबर है। तो एस्से पेपर को इतना आसान मत समझो और इतना टफ भी मत समझो। एस्से पेपर तभी आसान होगा जब आप इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस में लाएंगे और इसको आदत बनाएंगे। और इसको लिखने का भी तरीका है भाई, जो कि आने वाला क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है। हर शनिवार को जैसे कि डेली तो आप करंट सोल्व करते हैं, 10 क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, जो मैं भेजता हूँ आपको। हर शनिवार को आपको 100 करंट अफेयर पूरे हफ्ते का वीक का, एवरी सैटरडे को 100 करंट अफेयर हिंदी में और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको भेजेंगे। उस करंट अफेयर को आप अपने लैपटॉप में सेव रखो। उससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम आएगा 66वीं BPSC या UPSC PT, एक सरसरी निगाह से फटाफट उसको देख लीजिए। इससे क्या होता है ना, लास्ट मोमेंट में ये सारा करंट अफेयर मदद करेगा। और UPSC का PT का एग्जाम हो चाहे BPSC PT का एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा जो लोगों को परेशान करता है ना छात्रों को, एक करंट अफेयर ही है। और लास्ट मोमेंट में एग्जाम के 2 महीने पहले सबको परेशानी होती है कि हम कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। तो वो स्थिति हम आने नहीं देंगे। इसके लिए हर वीक हम लोग काम करेंगे। तो 100 करंट अफेयर एवरी वीक आपको PDF बना के भेजेंगे। उस PDF को आप प्रिंट आउट निकाल लो, बुकलेट बना लो, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कर लो, लैपटॉप में रख लो। ठीक है। और प्रति शनिवार को द हिंदू न्यूज़पेपर का जो हिंदू अनुवाद है और उसका संपादकीय का जो विश्लेषण है वो करके हम भेजेंगे। इससे क्या होगा ना, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, जो द हिंदू नहीं पढ़ सकते हैं संपादकीय को, फिर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ संपादकीय को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो कम से कम पढ़ना शुरू कर देंगे और समझना शुरू कर देंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, फिर जो हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले छात्र हो, BPSC का नहीं UPSC का, BPSC में तो खैर हिंदी मीडियम वाले भी बहुत अच्छे कर जाते हैं, लेकिन जो छात्र प्योर हिंदी में शुद्ध
शुद्ध हिंदी मीडियम के छात्र हो, उनको मैं सलाह दूंगा कि देखो जी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी लेके चलो। अगर तुम चाहोगे कि नहीं शुद्ध हिंदी में ही तैयारी करें, तो यूपीएससी है वो ऐसा ट्रांसलेशन देगा ना कि उसका चंद्रमा पर भी अनुवाद नहीं मिल पाएगा। और लगता है कहाँ वो अनुवाद कराता है, शायद चंद्रमा पर अनुवाद होता है कि बुध पे अनुवाद उसका होता है, पता नहीं। तो हिंदी मीडियम वाले को मैं बता रहा हूँ क्यों रिजल्ट होता है पता है कम। सबसे बड़ा ये भी वजह है, यही वजह है कि पीटी में हिंदी मीडियम वाले बहुत कम आ पाते हैं। जब पीटी में ही कम आएंगे तो मेंस तो कम लिखेंगे, और जब मेंस वहाँ भी खराब होगा तो इंटरव्यू में कम लोग पहुँचेंगे। लोग बोलते हैं कि हिंदी मीडियम वाले का सिलेक्शन कम हो गया। सिलेक्शन कम नहीं हो गया, मेजर जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं ना, जो आईएएस के देने वाले, वो कहाँ अटकते हैं पता है? पीटी में ही फंस जाते हैं। पीटी में ही फंस जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं। क्यों? जिनका मेंस अच्छा है वो पीटी में फंसते हैं। क्यों फंस जाते हैं? उनका पीटी वाला जो ट्रांसलेशन है वो समझ में नहीं आता उनको। हालांकि मेंस उनका हाथ में बहुत अच्छा है, ऑप्शनल बहुत अच्छा है, तैयार है, जीएस तैयार है, लेकिन पीटी में क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन इतना टफ देते हैं यूपीएससी कि वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। सफल कौन होता है? हिंदी मीडियम वाले जो वनडे में चैंपियन है, जिसका मेंस कवर नहीं है, जिसका मेंस कंप्लीट नहीं है, जिसका ऑप्शनल कंप्लीट नहीं है, वो सफल हो गए। अगर वो 20-50 सफल भी हो गए, 50 सफल भी हो गए, तो 50 में 48 लोग ऐसे हैं, 40 लोग ऐसे हैं जिनका मेंस ही सुभान अल्लाह है, तो वो तो ऐसे ही यहाँ पे छट गए। इंटरव्यू तक 4-5 लोग पहुँच पाते हैं। फिर लोग क्या बोलते हैं, ब्लेम किसको करते हैं? यूपीएससी को ब्लेम करते हैं। किस लिए? कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो रहा है। अरे अगर ट्रांसलेशन टफ है पीटी का, तो बगल में इंग्लिश भी तो है। इधर हिंदी ट्रांसलेशन क्वेश्चन का रहता है, इधर इंग्लिश ट्रांसलेशन रहता है। तो अगर हिंदी में लगे कि ये टफ है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसका मीनिंग, तो थोड़ा सा अगर अभी से ही इंग्लिश लेके चलोगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी समझोगे, तो क्या इंग्लिश काट लेगा तुमको? सोचो, इंग्लिश पढ़ोगे तो क्या इंग्लिश तुमको काट लेगा? तो थोड़ा हिंदी भी पढ़ा, थोड़ा इंग्लिश देख लो। अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है कि इसका शब्द का ट्रांसलेशन क्या होगा, तो इंग्लिश देख लो आप। इंग्लिश जब देखोगे तो एग्जैक्ट आंसर पकड़ में आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ फिर, मोस्ट ऑफ द हिंदी मीडियम स्टूडेंट यहीं पे फंसते हैं। कहाँ? प्रीलिम्स में। अगर इसको ठीक कर लिया ना, थोड़ा सा इंग्लिश ठीक करके, फिर जिनका तैयार है जीएस और मैं ऑप्शनल, वो आगे बढ़ेंगे। और फिर देखना, फिर वो दौर आ जाएगा जब हिंदी मीडियम वाले टॉप कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले टॉप 3 में आ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले टॉप 10 में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को पकड़ो सफलता के लिए। और हर शनिवार को विजय पथ और आरंभ के नोट्स, जो कि अपना नोट्स हम लोग का बनाया होता है, और ये बहुत ही ब्रीफ नोट्स है और बहुत ही यूजफुल नोट्स है। तो इसका छोटा छोटा हम लोग 10-10 पन्ने का, 5-5 पन्ने का पीडीएफ बना के भेजेंगे। इस पे क्लास में लेक्चर तो चलेगा आरंभ वाले नोट्स पे और विजय पथ वाले नोट्स पे। विजय पथ जो है मुख्य परीक्षा के लिए है और आरंभ जो है पीटी परीक्षा के लिए। तो इस पे तो क्लास में लेक्चर चलेगा ही चलेगा। साथ में लेक्चर जब खत्म हो जाएगा, वीडियो लेक्चर, उसके बाद वो नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे वो क्लासेस चलेंगे, वीडियो चलेंगे, वो आपको नोट्स भी वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। तो इतने सारे आप लाभ ले सकते हो इस OLP प्रोग्राम से। तो बस यही कहना था। ओके, कीप स्टडी, ऑल द बेस्ट।